एक साहित्यकार जितने अच्छे तरीके से लिखता है और जितना अच्छा लिखता है, उसकी पहली शर्त ये है कि वो उससे अच्छा पढ़े। बिल्कुल। और आप पूरे राजस्थानी साहित्य में सबसे अच्छा पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? उस पढ़ने का प्रभाव आप पर क्या है? मैं आजकल एक विदेशी राइटर की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। नाम उसका है, ऑस्ट्रियन राइटर है, स्टीफन स्वाइग। जी। उसका जीवन बड़ा अद्भुत रहा है। वो अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा, और वो शुरू में भूमिका में यही लिखता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बताने वाली चीज नहीं है खास कि मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं, लेकिन मैं मेरे जीवन के बहाने से मैं मेरे पूरे समय को अभिव्यक्त करना चाहता हूं। और वो अपने समय को उस उम्र में अभिव्यक्त करता है जब आदमी की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। वो दूसरे महायुद्ध के दौरान अपनी आत्मकथा शुरू करता है। 1939 और 40 में जब शुरू हो रहा था। हाँ। और वो आत्मकथा लिखते वक्त अपने देश में ही नहीं होता, वो दूसरे देश में होता है। और एक होटल में बैठ करके वो आत्मकथा लिखता है। अच्छा। या शायद एक कमरा हो सकता है उसका अलग, मेरी याद नहीं वो अपने देश से। तो वो आत्मकथा बड़ी अद्भुत आत्मकथा है, विश्व की सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है उसका। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी स्वाद चीज है, वो ऐसी नायाब चीज है, दुनिया की बड़ी किताबों में शुमार है, जो आदमी के जीवन को बहुत कुछ देती है। इसलिए लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद, विश्व की सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जिस तरह से मेरा दागिस्तान का लगभग सभी देशों में स्वागत हुआ और अनुवाद हुआ। तो वो आत्मकथा जब मैंने पढ़नी शुरू की तो बहुत सी आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं। मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ये आत्मकथा तेरे को इतना पकड़ लेगी कि इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतरने लगी और मैं खुद उस लेखक में इतना बैठने लगा, इतना घुलने लगा उसमें, उस लेखक में, कि मैं हर एक चैप्टर में मैं तुलना करता, मैं सोचता कि इस लेखक की जो मानसिकता है, इस लेखक का मानस है, वो बहुत कुछ तेरे साथ भी मिलता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी दुनिया के बड़े लेखक हैं या जितने भी सफल लेखक हैं, उनका मानस लगभग समान होता है, उनकी विश्व दृष्टि लगभग समान होती है, उनका चिंतन लगभग समान होता है। स्टीफन स्वाइग कहता है कि मैं ऑस्ट्रिया का हूँ, लेकिन मेरी नागरिकता ऑस्ट्रिया तक सीमित नहीं है, मेरी नागरिकता वैश्विक है, मैं विश्व का नागरिक हूँ। इस वाक्य को जब मैं मेरे अंदर तक ले गया तो मुझे भी ये लगा कि मैं भी समझ पकड़ने के बाद में अब तक ये सोचता रहा हूँ कि मैं भी विश्व का नागरिक हूँ। बहुत बढ़िया। तब मुझे उसी लेखक की रचनाएं स्वाद लगती हैं जो मेरे मानस के अनुकूल उतरती हैं, जो मेरे मानस को मतलब है कि टकसाली बनाती जाती हैं, जो भरोसा दिलाती जाती हैं। वो रचनाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती है, शायद सभी को अच्छी लगती होंगी, जो उसकी अपनी सी रचनाएं होती हैं, जिसके बारे में खुद पाठक अभिव्यक्त हो रहा होता है। तो मैंने बहुत स्थलों पर उसकी आत्मकथा को ये देखा कि ये आत्मकथा तेरी है, तेरी आत्मा की बात है इसमें है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ अंश में तेरी आत्मा की बात की है उसने। और जब कोई बड़ा राइटर
बड़ा राइटर वही होता है जो दूसरे की आत्माओं की बात लिखते हैं, हाँ, क्योंकि परकाया प्रवेश का सबसे बड़ा गुण होता है लेखक में। बढ़िया। अब मैंने उस आत्मकथा को पढ़ा तो सबसे पहले तो मैं उस लेखक को इतना महान मानता हूं कि बड़े लेखक के सारे गुण हैं उसके। वो बड़ा सिंपल है, वो बड़ा सीधा साधा है, बड़ा सहज है। वो अपने स्कूली दिनों की बात करता है, अच्छा, तब मुझे मेरे स्कूली दिन आने लग जाते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल कभी अच्छा नहीं लगा, अच्छा। मुझे स्कूल कभी रास नहीं आया, इसलिए बीच बीच में मैं छोड़ता रहा हूँ, दोबारा एडमिशन लेता रहा हूँ। लेखकों की। वो बात भी स्टीफन स्वाइग में है। स्वाइग जिस स्कूल के अंदर, वो स्कूल शायद 8वीं-9वीं तक का है, प्रारंभिक स्कूल है उसका, वो अपने स्कूल को जेल मानता है, क्योंकि पहले से ही जिसमें कला भरी हुई होगी, प्रतिभा जिसमें होगी, वो प्रतिभा उसको, मतलब वो प्रतिभा जो है ना, वो अपना स्थान ढूंढने के लिए हर वक्त बेताब रहती है कि उस प्रतिभा को उसका अपना स्थान मिले। तो स्टीफन स्वाइग कहता है कि मेरा जब स्कूल में जाना हुआ, तो पहले दिन से लेकर के जब स्कूल में छोड़ता हूँ 8 या 9 साल बाद तक, मैंने उसको जेल ही माना। हम लकड़ी के फट्टों वाली बेंच पर बैठे रहते, हम छात्र, और हमें पढ़ाने वाले हमारे गुरु हमसे थोड़े ऊंचे कुर्सी पर बैठे रहते। तो उसके शब्द जो थे, वो पाठ्यक्रम की किताबों के शब्द, वो ब्लेड की तरह से काटते रहते हैं, इतने कष्टदायक शब्द। तो जितने घंटे हम वहां बिताते, वे सारे के सारे घंटे पीड़ादायक घंटे होते थे। मैं बार बार सोचता कि इस खिड़की से छलांग मार करके बाहर के पर्यावरण में, पर्यावरण में जहाँ पक्षी हैं, जहाँ स्वतंत्र आदमी हैं, जहाँ पशु है, जहाँ प्रकृति है, उसमें रम जाऊं और उससे कुछ सीखूं। यानी वो कहता है मेरा विश्वविद्यालय तो बाहर था, मेरा स्कूल तो बाहर था, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे बड़ा घुटन भरा, उबाऊ और नीरस वातावरण लगा उस कमरे का जिसमें मैं पढ़ा करता था, जिसमें मुझे पढ़ाया करते थे। और मुझे मेरे हर अध्यापक जो थे वो बड़े बोर और पथरीले लगे, क्योंकि संस्था नाम की वहां कोई चीज नहीं थी। तो ले दे करके जब मैं उस प्रारंभिक शिक्षा की जेल से बाहर निकला, तो उसके बाद में मेरे को यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी भी मेरे रास नहीं आई। 3-4 साल में यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन शहर के अंदर कमरा लेकर के रहा, सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई सीखना इस तरह का। मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा, कुछ मेरे छात्र जीवन में भी ऐसा ही रहा है। मैं भी कॉलेज तक पढ़ा था, यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, लेकिन कॉलेज की शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी के अंडर जो स्कूल चलते हैं वो कॉलेज होते हैं, मैं भी कॉलेज तक गया था, कॉलेज में गया, लेकिन मैं भी कोई भी सत्र, किसी भी सत्र में मतलब है घंटे 2 घंटे स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता था, कोई क्लास मैंने पूरी नहीं की, सिर्फ हाजिरी पूरी करने के निमित्त में जाता था कि हाजिरी पूरी हो जाए। लेकिन मेरे नए कॉलेज रास आया, मेरे नए स्कूल रास आया, तब मुझे पढ़ने में वो, और मैं आगे से आगे बढ़ता गया कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरी बात कर रही, मैंने उसको पढ़ा। तो बाद में फिर युद्ध की जो बात आती है, वो जब प्रथम महायुद्ध होता है सन 1914 का, उसमें स्टीफन की उम्र 32-33 साल की होती है। तब वो कहता है कि प्रथम महायुद्ध को मैंने आंखों से देखा था। तो युद्ध जब शुरू हुआ तो लोगों को युद्ध के बारे में पता नहीं था, युद्ध से अनजान थे। लोगों को
लोग उत्साहित थे, उत्साहित युद्ध में युद्ध को इस तरह से एक जश्न के रूप में मान रहे थे महोत्सव। कि ये एक बड़ा भारी उत्सव है, ये जश्न है, ये एक त्योहार है। तो युद्ध के अंदर मैंने पूरा वातावरण देखा, मेरे इर्द गिर्द का पूरा माहौल देखा, पूरा जनता का उल्लास देखा युद्ध में। तो लोग भावुक थे, दूसरे देशों को गालियां निकाल रहे थे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गालियां निकाल रहे थे, दूसरे देशों की जनता को गालियां निकाल रहे थे, दूसरे देशों की धरती को अभिशप्त मान रहे थे। और युद्ध करने के लिए माताएं जो थी वो अपने बेटों को गाजे बाजे के साथ जुलूस के रूप में विदा कर रही थी, माला डाल डाल करके, और ढोल और मतलब है कि नगाड़ों के पीछे हुजूम इस तरह से युद्ध में जाया करते थे कि जिस तरह से कोई शादी हो रही है किसी देशभक्ति का मुझे वातावरण। बड़ा देशभक्ति का, इतना राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का इतना जुनून था, इतना नशा था उन लोगों में कि वो उनको पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं वहां। और फिर युद्ध शुरू हुआ, युद्ध का नतीजा देखा, तब लोगों की होश उड़ गए, तब लोगों की रूहें कांप गई। युद्ध के मैदान का दृश्य सैनिकों ने देखा, सैनिकों ने आकर बात बताई करी, तब पूरी जनता के छक्के छुड़ गए, दिल हिल गए सारों के सारे कि युद्ध का मंजर तो ऐसा ही होता है। जीवित घायलों के ऊपर से टैंक उनको लाशों को रोंदते हुए जा रहे थे, खून के फवारे छूट रहे थे, मांस के लोथड़े उड़ रहे थे, कहीं किसी के साथ रियायत नहीं थी। राष्ट्राध्यक्ष क्रूर रूप से पेश आ रहे थे सबके साथ, न कोई घायलों की परवरिश थी, न कोई अस्पतालों में इलाज था, डॉक्टर पगला गए थे, माहौल पागलों का सा हो गया था। वो अंदर से जब लोगों ने देखा तो लोगों को युद्ध का अर्थ समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। वो मैंने देखा था, तो मैंने मेरी उस युद्ध में जो भूमिका थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेखक कहता है, स्टीफन कहता है कि मैं उस युद्ध में आत्मिक रूप से शरीक नहीं था, मेरी इच्छाओं के खिलाफ, मेरी आत्मा के खिलाफ युद्ध हो रहा था। मेरे में राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं था, मेरी नागरिकता वैश्विक थी। मेरे उस समय समझ इंग्लैंड और फ्रांस और रशिया और अमेरिका जो दुश्मन देश थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की, मेरी उनके बौद्धिक वर्ग से और उनकी जनता से उतनी सहानुभूति थी जितनी ऑस्ट्रिया से थी, जितनी मेरे जर्मन से थी। मैं युद्ध में इतना तटस्थ था, भयभीत था, घबराया हुआ था। युद्ध में जाने का जब सवाल आता था तो मेरी रूह कांप जाती थी कि नहीं, मैं युद्ध में तो नहीं जा सकता। लेकिन मैंने फिर सोचा कि युद्ध के दौरान कुछ काम तो तेरे को करना चाहिए। जब लेखक इतनी उन्मादी कविताएं लिख रहे हैं, इतनी राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिख रहे हैं, इतना लोगों में इतनी अंधी मतलब है कि वैश्यानापन भर रहे हैं, लोगों को पगला रहे हैं, लोगों को जुनून की सीमा तक ले जा रहे हैं अपनी कविताओं के द्वारा, और वे कविताएं मशहूर हो रही हैं पूरे देश में, पूरे देशों में। जर्मनी के कवि जो थे वो बह गए उसी भावना के अंदर, लेकिन मैं उस भावना में नहीं था। बड़े बड़े कवि थे, वो लोग भी युद्ध में सब शरीक हो गए, और दुश्मन देशों के विद्वानों को जो कल तक उसके दोस्त थे उनको गालियां निकालने लगा। लेकिन मैं उन विद्वानों में और उन कवियों में और उन लेखकों में शामिल नहीं हुआ। मैं मौन था, मैं देख रहा था वो मंजर कि ये सैलाब है, ये ठंडा हो जाएगा, इनकी समझ में आ जाए। जिनकी कविताएं युद्ध के अंदर पूरे विश्व में मशहूर हुई थी, जिनकी शौर्य और वीरता की कविताएं, जनता को भड़काने वाली कविताएं रेडियो पर सुनाई जाती थी, अखबारों में आती थी, वो कविताएं युद्ध के बाद में इस तरह से बुझ गई जिस तरह से आग बुझ जाती है, एकदम शांत और राख उठने लगती है। उनको कोई पूछता नहीं था, और उन कवियों पर लोग थूकने लग गए देखते देखते। खुद हिटलर भी उनके विरोध हो गया,
ऐसा हश्र हुआ, लेकिन मैं मेरी जगह कायम रहा, मैंने युद्ध को अंगीकार नहीं किया। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कुछ तो करना चाहिए तेरे को भी। तो मैं एक ऐसे ऑफिस में जो सेना में था, जिसमें कुछ संभालना था, कुछ काम करना था, कुछ फायदे संभालने थे या कुछ सामान व्यवस्थित करना था, मैं वहाँ एक दोस्त के मार्फत वहाँ उस ऑफिस में मिलती कैंटीन में ऑफिस में मैंने ज्वाइनिंग कर दी और वहाँ मैं मेरा सहयोग करने लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बच गया हूँ, क्योंकि मुझे सैनिक बनकर के किसी रशियन के कलेजे में संगीन नहीं उतारना, जो मेरे लिए सबसे कष्टकारक काम था। खून के फव्वारे किसी की छाती में से नहीं निकालने पड़े। टाइम निकलता गया, उसके बाद में एक काम मेरे को और सौंपा गया। वो काम भी खून खच्चर वाला काम नहीं था, साधारण काम था। रेड क्रॉस के लोगों के साथ कुछ काम था, वहाँ मुझे विज्ञापन इकट्ठे करने थे, वो मैंने किए। लेकिन उस दौरान मैं दुश्मन की भूमि पर था विज्ञापन इकट्ठे करने के लिए। मैं जब गया हुआ था तब मैंने वो दृश्य देखा, रसिया के कुछ एरिए पर, रसिया के कुछ संभागों पर जर्मनी का कब्जा था। जर्मनी ने रोक दिया था उस पूरे एरिए को, उस पूरी पब्लिक को, पूरे जन को। तब मैंने टूटे हुए घर देखे, तब मैंने टूटी हुई झोंपड़ियाँ देखी, तब मैंने खून खच्चर से भीगी हुई भूमि देखी, खून से लथपथ लाशें वहाँ देखी, और वहाँ उन घायलों को ले जाती हुई गाड़ियाँ मैंने देखी। तो सड़क पर से हम जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी तो पीछे खून के फव्वारे छूटे जा रहे थे, वहाँ खून के नाले से बह रहे थे वाहनों में से। तब मैंने ये सोचा कि युद्ध तो खतरनाक, वहाँ माएँ हैं वो करा रही थी, बहनें करा रही थी, जनता का क्रंदन देखा मैंने, उस जर्मनी का कुकृत्य देखा, तो मेरे को जर्मनी पर भी, मेरे देश पर भी गुस्सा आया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो युद्ध इतना खतरनाक होता है। उसके बाद जब मैं लिख रहा हूँ, अब वो कह रहा है आत्मकथा में जो लिख रहा हूँ, वो गुजरा तो जमाना, मैं दूसरे मैं दूसरे युद्ध के मुहाने पर हूँ। सन 1939 के युद्ध के काल में मैं लिख रहा हूँ बैठ कर। अब मैं देख रहा हूँ कि युद्ध के प्रति किसी का उत्साह नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। पूरा बौद्धिक वर्ग युद्ध के खिलाफ है, पूरी जनता युद्ध के खिलाफ है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जितने भी युद्ध करने वाले देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष जबरन भर्ती कर रहे हैं मिलिट्री की, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पता लग चुका था कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। पहले महायुद्ध ने उनको दिखा दिया था कि युद्ध का अंत कैसा होता है। युद्ध की शुरुआत जोश भरी थी, लेकिन अंत इतना निराशात्मक था कि आत्मा को दहला देने वाला अंत था। उस अंत से प्रभावित होकर दूसरे महायुद्ध में जनता ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन जबरदस्त हिटलर ने लोगों को भर्ती किया और भर्ती कर करके लोगों को, और आखिर में जाकर के उसी युद्ध की भर्ती में झोंक दिया। युद्ध का परिणाम करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई, जान गई। तो युद्ध बड़ा खतरनाक होता है। मैंने कभी युद्ध में साथ नहीं दिया। फिर वो कहता है सच तो ये है कि मुझे भयानक परिस्थितियों से हमेशा डर लगता रहा है। मैं भयानक परिस्थितियों से कमी काटता रहता हूँ हमेशा, ये मेरी सच्चाई है। और फिर ये सच और है मेरा कि मैं वीरता को कभी तवज्जो नहीं देता। वीरता का कंसेप्ट मेरे कभी रास नहीं आया है। बहादुरी का चिंतन मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। राष्ट्रवाद के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो शांति जो जीवन देती है और शांति के पक्ष का आदमी हूँ। इस तरह की ये आत्मकथा मैंने पढ़ी। वो गुजरा जमाना, वो गुजरा जमाना। और गजब की बातें हैं, सारी बात मैं बता नहीं सका, लेकिन चीज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी प्रभावी किताब है। ये किताब आप सबको पढ़नी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो। मैं अभी तक इस किताब को आधी पढ़ सका हूँ, आधी बाकी पढ़ी है, लेकिन ये किताब मेरे को अपने आप को पूरा पढ़वा लेगी, क्योंकि किताब में दम बहुत है।
बढ़िया किताब और मारक किताब जो है ना वो पाठक को पकड़ लेती है और उससे अपने आप को पढ़ाई बिना नहीं रहती। बहुत बढ़िया। वो एक ऐसी दुनिया है जो अपने में खींच लेती है हाथ पकड़ करके और पूरी सैर करवा करके बाहर निकालती है। बहुत बढ़िया। ये किताब की ये ताकत है।